किसी महापुरुष ने कहा है कि किसी काम को जब करते हो तो 3 फेज होते हैं। पहला होता है उसका उपहास उड़ाया जाता है, लगता है अरे ये लोग चले हैं काम करने, तो स्वदेशी के प्रति भी उपहास उड़ाया गया इस देश में। दूसरा होता है कि अरे ये तो सफल होते जा रहे हैं, तो उसका विरोध शुरू होता है। तो स्वदेशी के सामने भी चुनौती आई, वो जो विदेशी मल्टीनेशनल से लेके बड़े लोग थे वो विकेंद्रीकरण के विरोध में खड़े हो रहे थे, बाधे अटका रहे थे। और तीसरा होता है स्वीकारिता। नमस्कार दोस्तों, जी टीचर एसोसिएशन में स्वागत है आपका। आज आपको हम मिलवाने जा रहे हैं ऐसे पर्सनालिटी से जो ना सिर्फ अपने स्टेट झारखंड में नाम है, बल्कि अपने कंट्री में भी एक अच्छा नाम रखते हैं, अच्छी पहचान रखते हैं। जी हाँ, आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ मनोज सिंह जी से, जो कि अभी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स हैं। उसके साथ ही साथ भारत स्काउट एंड गाइड्स झारखंड स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट है, मैनेजिंग डायरेक्टर है स्वावलंबी झारखंड माइक्रो वेलफेयर डेवलपमेंट के, नेशनल काउंसिल मेंबर है स्वदेशी झारखंड मंच के, रेड क्रॉस सोसाइटी के लाइफ मेंबर है और लाइफ मेंबर है झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के, और न जाने कितने सारे से जुड़े हुए हैं प्रोग्राम से। इन्वायरमेंट में काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं, रेगुलर लोगों के भलाई के लिए जो कर सकते हैं उसमें लगे हुए हैं। हमेशा देश में कभी इस स्टेट कभी उस स्टेट में घूम घूम के लोगों को अवेयर कर रहे हैं, कैसे उनको रोजगार दिलाया जा सके, अवेयर किया जा सके, संगठन से जोड़ा जा सके, इस पे लगे हुए हैं। तो आइए मिलते हैं मनोज जी से और जानते हैं उनकी जर्नी, उनकी कहानी, उनकी जुबानी। नमस्ते सर। नमस्कार। तो सर ये जानना चाहेंगे कि आप इतने संगठन से जुड़े हैं, थोड़ा एक हल्का आपका जर्नी जानना चाहेंगे कि ये सभी संगठन से आप जो जुड़े आज, अभी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, आप ये सब में कैसे इंटरेस्ट लिए? मैं ग्रामीण परिवेश से निकल के एक छोटे शहर डाल्टनगंज, जिसको अब मेदिनीनगर कहते हैं, वहाँ मेरी स्कूल की पढ़ाई लिखाई हुई। और पढ़ाई लिखाई के दौरान मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आया। उस समय मैं 7th 8th क्लास का विद्यार्थी रहा था। और मैट्रिकुलेशन करने के बाद जब मैं कॉलेज में गया तो वहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया। इस दौरान कॉलेज में ही कुछ पर्यावरण से जुड़ी संस्थाओं से भी जुड़ा, और खेल में रुचि होने के कारण मैं स्पोर्ट्स से भी जुड़ा और अपने जिले के क्रिकेट में भी वहाँ का प्रतिनिधित्व करने लगा। पढ़ाई के दौरान और विद्यार्थी परिषद के कार्यों में, संघ के काम में, समाज के अंदर जब जुड़ने लगा तो जुड़ते जुड़ते कब इस रास्ते पे चल पड़े और यहाँ तक पहुंचे, इसमें कभी कोई योजना मैंने नहीं बनाई। हाँ, ये तय था कि जब मैं मास्टर डिग्री किया और मास्टर डिग्री करने के बाद ये मन के अंदर आ गया था कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, कुछ न कुछ जीवन यापन के लिए अपना काम करते हुए समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ही काम करूंगा। ये निश्चय लगभग हो चुका था। इसीलिए एमएससी करने के बाद जब ये संकट आया, घर का दबाव आया कि अब तो भाई कुछ करो, नौकरी करो, एमएससी तूने फिजिक्स से किया, अच्छा किया। तो संगठन का काम करने के लिए हमारे संगठन के एक वरिष्ठ विद्यार्थी परिषद के रहे हरन जी, उन्होंने कहा लॉ में एडमिशन ले लो। तो मैं संगठन कार्य के लिए लॉ में एडमिशन ले लिया रांची, और फिर धीरे धीरे इस रास्ते पे चले। आज जो भी जिस क्षेत्र में जितना बन पाया, चाहे पर्यावरण का हो, वुमेन एम्पावरमेंट का हो, स्पोर्ट्स का हो, सामाजिक क्षेत्र का हो, रोजगार का हो, इसमें प्रयास करता हूं कि कुछ न कुछ सीख सकूं और जो सीखता हूं उसको लोगों से साझा कर सकूं। चलिए, बहुत अच्छा बात बताया। दूसरे, आपने सेलेक्ट किया खादी, अपने आप में तो काफी अच्छा ये है। हमारे महापुरुषों ने इस पे बहुत आंदोलन भी किया, इसको लेके आगे बढ़े, आप उसी चीज को चुने भी है, उसी में आप मेंबर्स भी है। कितना चैलेंजेस है अभी खादी? देखिए, खादी ग्रामोद्योग आयोग जो है ये भारत सरकार की एक आयोग है जी, जिसमें 6 मेंबर होते हैं, जो पीएमओ के द्वारा अग्रसारित होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई नॉमिनेट करती है। उसमें से एक मेंबर मैं हूं और मैं एक क्षेत्र को देखता हूं, उस क्षेत्र के नाते उसका चेयरमैन हूं।
मैं युवाओं के बीच काम कर रहा था, रोजगार के लिए, ग्रामोद्योग के लिए, इन सब क्षेत्रों में काम कर रहा था। लगता है कि उन सब का प्रभाव रहा होगा कि भारत सरकार ने मुझे इसका सदस्य बनाया और फिर मेरे काम को रिकॉग्नाइज करते हुए मुझे दूसरी पाली भी इसमें सर्व करने का मौका दिया है। जहां तक खादी ग्रामोद्योग आयोग की बात है तो इसमें दो पार्ट है, एक खादी है, एक ग्रामोद्योग है। जहां तक खादी की बात है तो खादी के सामने आज बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से खादी को प्रमोट कर रहे हैं, इतना बड़ा ब्रांड एम्बेसडर आज तक खादी को आजादी के बाद नहीं मिला था। क्योंकि आप देखते हैं हर 2-3 भाषण के बाद प्रधानमंत्री जी का आता है खादी पहनने के लिए, खादी से रोजगार सृजन के लिए। तो एक तो अवसर मिला है नरेंद्र मोदी जी के समय कि इस खादी को रिवाइव करना। दूसरा, बड़े पैमाने पर अभी इसी वर्ष हम लोगों ने जगह जगह जोनल स्तर पे खादी संवाद आयोजित करके, और खादी में जो चुनौतियां हैं, उसके मार्केटिंग की चुनौतियां हैं, उसके प्रोडक्शन की चुनौतियां हैं, उसमें जो कतिन बुनकर हैं उनके वेजेस बढ़ाने की चुनौतियां हैं, और खादी को आम लोगों तक कैसे पहुंचाएं, ये सब चुनौतियां हैं जिस पर एक एक करके हम काम भी कर रहे हैं। और आप इसका परिणाम देख रहे होंगे कि 2014-15 से लेके आज तक अगर देखेंगे तो खादी के प्रोडक्शन में 3 गुना और बिक्री में 5 गुना उछाल आया है। अरे वाह, चलिए ये तो अच्छी। और दूसरी तरफ जब ग्रामोद्योग की बात करेंगे तो जो पारंपरिक उद्योग थे वो दम तोड़ रहे थे। बढ़ई मिस्त्री का काम हो, लोहारगिरी का हो, चर्म का काम हो, हस्तशिल्प का काम हो, नाई का काम हो, ये पारंपरिक उद्योग जिसमें लाखों लोग रोजगार पाते थे, वो समाप्त हो रहा था। खादी ग्रामोद्योग आयोग ने इन क्षेत्रों में लोगों को ग्रुप में प्रशिक्षित करके और उसका टूलकिट उनके बीच बांटने का काम किया है। जैसे एक कुम्हार पहले हाथ से चाक चलाता था, अब उसको इलेक्ट्रिक चाक दिया तो उसका प्रोडक्शन 5 गुना हो गया। मोची को स्किलिंग करके उसको टूल दे दिया। अगरबत्ती बनाने का स्किलिंग करके उनको ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मशीन दे दिया। बढ़ई मिस्त्री को वेस्टवुड क्राफ्ट का, टर्नवुड क्राफ्ट का ट्रेनिंग देके खिलौने बनाने का काम उसको दे दिया। तो इससे क्या है कि पारंपरिक उद्योग फिर से जिंदा हो रहे हैं और उनकी आय, मान लिया कि एक कुम्हार जितना बनाता था उसका 5 गुना बना रहा है, तो अगर 100 रुपया का पहले बेच पा रहा था तो अब 500 का बेच रहा है, तो उसकी आय दुगनी हुई। और यही है कि अगर खादी ग्रामोद्योग दोनों का जोड़ देंगे तो 14-15 में जहां इसका टर्नओवर 20-22 हजार करोड़ था, गत वित्तीय वर्ष में ये 1,34,000 करोड़ के टर्नओवर को छुआ है। बहुत बढ़िया। तो आने वाले दिनों में देश की इकोनॉमी में, ग्रामीण इकोनॉमी को बूस्टअप करने में और रोजगार देने में खादी ग्रामोद्योग आयोग की एक महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। चलिए बहुत बढ़िया। तो जो यंगस्टर है, यदि वो जुड़ना चाहते हैं खादी और ग्रामोद्योग इस सब से, तो सरकार की तरफ से उनको क्या सुविधाएं मिल रही है और इसमें कैसे वो जुड़ के अपने रोजगार को भी ये कर सकते हैं और अच्छा इनकम करके परिवार को भी सपोर्ट कर सकते हैं? बहुत अच्छा आपने कहा। जैसे खादी में, अगर खादी में खादी संस्था बना के खादी का काम कर सकते हैं, तो खादी का जो भी संस्था प्रोडक्शन करती है उसका शुरू में एक बजट तय होता है। अगर वो 1 करोड़ का प्रोडक्शन साल में करेगी तो 10 लाख रुपए उससे जुड़े कतिन बुनकर और एम्प्लॉय को इंसेंटिव मिलता है, और 20 लाख यानी 20% का इंसेंटिव उस संस्था को मिलता है। यानी उनके प्राइम जो प्रोडक्शन होते हैं उसका 30% इंसेंटिव संस्थाओं को मिलता है। प्लस समय समय पर खादी के क्षेत्र में उनको ट्रेनिंग देने का काम, उनके लूम चरखे को नया करने का काम, उनके आउटलेट रिनोवेशन का काम, ये हम कर रहे हैं। अभी जो नया आयाम जुड़ा है कि इसमें खादी में महिलाएं, बच्चे और युवा कैसे प्रभावित हों, तो देश भर में खादी मेलों का आयोजन हो रहा है। खादी फैशन शो अभी हमने दिल्ली में आयोजित किया, गुजरात में आयोजित किया, कलकत्ता में आयोजित किया। तो ऐसे खादी परिधान महोत्सव या फैशन शो के द्वारा हम युवाओं को जोड़ रहे हैं। तीसरा, अभी निफ्ट को हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करके एक एस्टैब्लिश किया है और अपनी खादी संस्थाओं के अंदर डिजाइनिंग कैसे हो, जो लेटेस्ट हो, उसके लिए जोड़ा है। और फर्स्ट फेज में लगभग 40 संस्थाओं के साथ देश भर में निफ्ट काम कर रही है। आगे आने वाले दिनों में इसको पैन इंडिया हम अधिक से अधिक संस्थाओं के साथ काम करेंगे।
तो कोई भी यूथ चाहते हैं तो खादी संस्था बना के जुड़ सकते हैं, नहीं तो अगर ग्रामोद्योग में जुड़ना चाहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार का उद्योग या रोजगार करना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उनको 50 लाख तक के लोन पर SC ST OBC और महिला किसी कैटेगरीज की हो 35% की सब्सिडी है और शहरी क्षेत्रों में 25% की सब्सिडी है। तो वो नाई का दुकान खोलने से, सैलून खोलने से, कमर्शियल व्हीकल लेने से लेकर एक टूल्स एनिमेशन का कोई यूनिट खोल सकते हैं या किसी भी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या सर्विस यूनिट वो खोल सकते हैं, जिसमें उनको गवर्नमेंट का मैसिव सपोर्ट रहता है और बाद में उनको एक छोटे रजिस्ट्रेशन के बाद हम खादी इंडिया ब्रांड भी यूज करने की अनुमति देते हैं। तो इसके लिए संपर्क किससे करेंगे? वो खादी ग्रामोद्योग आयोग का वेबसाइट है। ग्रामोद्योग के लिए तो पहले ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते थे, अब सीधे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कीजिए, एप्लीकेशन बैंक में आ जाता है, बैंक अगर उसको ओके कर देता है, आपका प्रोजेक्ट पास हो गया, आपको पैसे डिस्पर्स हो गए, बैंक को हम उसकी सब्सिडी की राशि भेज देते हैं। और ग्रामोद्योग की जो चीजें हैं ग्रुप में, वो हर वर्ष, इस साल झारखंड में जैसे हम बढ़ई का कितना काम करेंगे, मोची का कितना करेंगे, अगरबत्ती का कितना करेंगे, वो विज्ञापन निकलती है, तो जो भी उसका लाभ लेना चाहते हैं उसमें जा सकते हैं। खादी संस्था बनाना है तो हर राज्य में हमारा स्टेट हेडक्वार्टर में डायरेक्टोरिएट है, वहां संपर्क कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो खादी तो हो ही गया, आप स्वदेशी से भी जुड़े हुए हैं और नो डाउट अभी स्वदेशी पे भी पूरा देश जागरूक है, काफी स्वदेशी पे ही पहल कर रहा है, लेकिन फिर भी काफी चैलेंजेस है। विदेशों से आने वाला सामान स्वदेशी के अपेक्षा कुछ सस्ते मिल जाते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मिल जा रहे हैं, नए डिजाइन के मिल जा रहे हैं, तो लोग उधर ही ज्यादा भाग जाते हैं। तो स्वदेशी के प्रति कितना चैलेंजेस है और कैसे हम लोग इसको कर पाए कि नहीं हमारी जनता जो है वो स्वदेशी को ही अपनाए? देखिए, स्वदेशी अपनाना केवल वस्तुओं को अपनाना नहीं है। स्वदेशी का जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में वस्तु तो इसका सिंबॉलिक पार्ट है, जो कि दिखता है कि हाँ भाई स्वदेशी वस्तु अपना रहे हैं, लेकिन हमारा आंदोलन है स्वदेशी जीवन शैली कैसे हो, स्वदेशी चिकित्सा पद्धति कैसे हो, स्वदेशी संस्कार कैसे बचे, अपनी सांस्कृतिक विरासत कैसे आगे बढ़े, ये संपूर्ण चीजों को, और इसके साथ साथ इसको सुरक्षित करने के लिए राष्ट्र की सुरक्षा जी, तो रोजगार, संस्कृति, सुरक्षा, अच्छा, ये सबको समाहित करते हुए ये स्वदेशी आंदोलन है। आपने सही कहा, चुनौतियां तो बहुत ज्यादा है। जब मैं स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा था उस समय तो एक प्रतिष्ठित मैगजीन ने लिखा था कि स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए लोग लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं, बैलगाड़ी युग में ले जाना चाहते हैं जी। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री से लेकर XLRI जैसे संस्थान से लेकर IIT जैसे संस्थान इस चीज को स्वीकार रहे हैं कि स्वदेशी के माध्यम से देश का अर्थतंत्र भी विकसित हो सकता है, तकनीक भी विकसित हो सकता है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि स्पेस के काम में जब रसिया ने क्रायोजेनिक इंजन देने से इनकार किया था तो पुणे का कोई विजय भाटकर ने उस समय सुपर कंप्यूटर बनाया था। तो एक उदाहरण उस समय आया, बाद में कलाम आए तो मिसाइल की बात आई। आज तो आप नंबर ऑफ सीरीज, जिस टेक्नोलॉजी की बात कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, तो आप गर्व से कहते हैं कि स्वदेशी ढंग से विकसित हमने चंद्रयान भेज दिया, L1 भेज दिया, एक दिन में 100 अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करके विश्व में रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो आज इनोवेशन के क्षेत्र में थोड़ा सा अवसर क्रिएट करने की बात थी, और आज जब अनुकूलता आई है तो आप स्टार्टअप, इनोवेशन, इस क्षेत्र में देखिए, स्टार्टअप में आप दुनिया में 3रे नंबर पे पहुंच गए 3-4 साल के अंदर। इनोवेशन की स्थिति भी आप देख रहे हैं, लगातार बढ़ रहा है, इंक्यूबेशन सेंटर्स में बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं। तो आज तो हम कहेंगे कि जो किसी महापुरुष ने कहा है कि किसी काम को जब करते हो तो 3 फेज होते हैं। पहला होता है उसका उपहास उड़ाया जाता है, लगता है अरे ये लोग चले हैं काम करने, तो स्वदेशी के प्रति भी उपहास उड़ाया गया इस देश में। दूसरा होता है कि अरे ये तो सफल होते जा रहे हैं, तो उसका विरोध शुरू होता है। तो स्वदेशी के सामने भी चुनौती आई, वो जो विदेशी मल्टीनेशनल से लेके बड़े लोग थे, वो विकेंद्रीकरण के विरोध में खड़े हो रहे थे, बाधे अटका रहे थे। और तीसरा होता है स्वीकारिता,
तो अब तो स्वदेशी उस तीसरे फेज में आई है, इसलिए यहां से तो अब बस इसको फ्लाई करना है। क्योंकि दुनिया के अंदर अगर आपको शरीर संबंधी चीजों को ठीक करना है तो एलोपैथ कहता है तुम बीमार पड़ो हम ठीक कर देंगे, लेकिन वही हॉस्पिटल के सीसीयू में पड़ा रहेगा। स्वदेशी चिकित्सा पद्धति क्या कहती है? जीवन को ऐसा करो कि बीमार ही ना पड़ो, खान पान मौसम के अनुरूप हो, सुबह उठो, योग प्राणायाम करो, यानी जीवन पद्धति स्वदेशी हो जाए और उसके बाद बीमार पड़ते हो तो आयुर्वेद है, नेचुरोपैथ है, तो इसको आप अपना लीजिए। आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? डिप्रेशन का है, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, तो आप योग करो, प्राणायाम करो, अष्टांग मार्ग बताए गए हैं। तो जीवन शैली जीने के लिए यही है। कहा गया है कि एक व्यक्ति की लालच ये पृथ्वी पूरा नहीं कर सकती है, बापू ने कहा है। जी। लेकिन संपूर्ण सृष्टि में जितने भी क्रीचर हैं उनकी आवश्यकताओं को प्रकृति पूरा कर सकती है। तो ये जीवन पद्धति भी भारत ने ही दिया है, स्वदेशी ने ही दिया है कि त्याग पूर्वक उपभोग, यानी उपभोग की मर्यादा को तय करना। तो जिस दिन दुनिया उपभोग की मर्यादा तय कर लेगी, आधी समस्याएं खत्म हो जाएगी। दूसरा है, स्वदेशी में ही हमने कहा है अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रनाम वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये छोटे मन के लोग कहते हैं। हम तो उदार चरित्र वाली है, ये पूरी वसुधा अपनी कुटुंब है। क्यों है? कि जो मुझ में है वो तुझ में है, माने एक ही ईश्वर तत्व दोनों में है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, एक छोटे से पिंड में जो है उसी का विस्तार ब्रह्मांड है। ये स्वदेशी है। तो स्वदेशी में जब वसुधैव कुटुंबकम होगा तो ये झगड़े झंझट बाकी खत्म हो जाएंगे। त्याग पूर्वक उपभोग की बात होगी तो आप लालच में गलत नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्राप्त है पर्याप्त है। तो इसलिए स्वदेशी आंदोलन आज उस मुकाम पे पहुंची है जहां की जीवन के हर क्षेत्र में आज पर्यावरण का संकट है। क्यों है? आप स्वदेशी जीवन पद्धति के अनुसार चले, पर्यावरण के संकट दूर होंगे। क्योंकि प्रकृति से जितना लेना उतना देना है। आज क्या है? हम पश्चिम के विचारों में चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रकृति का उपभोग कर लें, प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लें। क्या है? 30-40 सालों में आज दुनिया को संकट में खड़ा कर दिया। तो स्वदेशी जीवन पद्धति में हम क्या कहते हैं? स्वदेशी विचार में क्या कहते हैं? प्रकृति से जितना लेना उतना प्रकृति को वापस कर दें। तो इस नाते मैं कॉलेज लाइफ से ही सोसाइटी फॉर एनवायरनमेंट एंड सोशल अवेयरनेस से जुड़ा जी। और हम लोगों ने पहले पौधारोपण बाकी काम करना शुरू किया, फिर हेल्थ का किया। फिर मैं दामोदर बचाओ आंदोलन से जुड़ा। दामोदर उस समय देश की सबसे प्रदूषित नदियों में थी। आज दामोदर काफी हद तक साफ है। उसमें उस समय 17-18 कोलवासरी के पानी सीधे जाते थे, आज सबने क्लोज सर्किट बनाया है। फिर गंगा पे भी जीडी अग्रवाल के साथ काम करने का मौका मिला। और अभी पर्यावरण पहल के माध्यम से हमारा ये मानना है कि प्रकृति के ऋण को उतारने का सबसे सिंपल चीज है पौधारोपण। तो हम ये पर्यावरण पहल के माध्यम से हर वर्ष लोगों को जागरूक करने के लिए सेमिनार और पौधारोपण के माध्यम से प्रकृति संरक्षण, तो ये भी स्वदेशी का एक पार्ट है, इस नाते उसको कर रहे हैं। नहीं, चलिए बहुत अच्छा, और बहुत चीजों में आगे बढ़ रहा है और सही में उस चीज को बढ़ा रहे हैं जिसकी आवश्यकता है हमारे देशवासियों को। आप मैनेजिंग डायरेक्टर स्वावलंबी झारखंड माइक्रो वेलफेयर डेवलपमेंट, ये क्या है और इस पे कैसे काम करते हैं? जैसा कि इसका नाम है स्वावलंबी झारखंड माइक्रो वेलफेयर डेवलपमेंट सेंटर, ये स्वदेशी जागरण मंच की प्रेरणा से ही जमशेदपुर में हम लोगों ने इसको बनाया है। और इसके माध्यम से हमारा मानना है कि देश की आबादी में आधी आबादी महिलाएं की। महिलाएं एक समय कुटीर उद्योग, गृह उद्योग की प्राण हुआ करती थी। जब पूरे दुनिया के वर्ल्ड ट्रेड में भारत का हिस्सा 30% के लगभग 1750 तक था। अगर महिलाएं घर के कामों में घर की चीजों को करते हुए और छोटे छोटे कुछ उद्यम करती हैं तो देश की इकोनॉमी के साथ साथ परिवार के आर्थिक स्वास्थ्य को भी बेहतर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि महाजनी प्रथा के कारण जो महिलाएं हैं छोटे काम करना चाहते हैं 20,000 30,000 का, उनको 60% से लेके 200 300 400% तक इंटरेस्ट पे करना पड़ता था। तो हम लोगों ने समाज की मदद से एक कॉर्पस जो
जमा करके, कुछ लोगों से इंटरेस्ट फ्री लोन ले करके, और महिलाओं को 10,000 से लोन देना शुरू किया था 2012 में, ताकि कोई सिलाई का काम कर सके, कोई छोटा मोटा किराना दुकान खोल सके, कोई इडली डोसा का, कोई टिफिन का, कोई एम्ब्रॉयडरिंग का, ऐसा काम कर सके। और 10 लाख से हमने शुरू किया था 2012 में। आज लगभग 4,000 से ज्यादा महिलाओं ने हमारे स्वावलंबी झारखंड से लोन लिया है, और हम 10,000 से लेके 35,000 तक का लोन उनको देते हैं, जिनको कि बैंक अमूनम कैटर नहीं करती है। तो इसके माध्यम से महिलाएं स्वावलंबी कैसे बने, अपने परिवार में कैसे बेहतर आर्थिक योगदान कर सकें, उसके लिए जो कुछ करना चाहती हैं, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने खड़ा किया है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन से भी आप जुड़े हुए। जी। झारखंड में अभी क्रिकेट मैच इतना नहीं हो रहा है, तो इस पे आना चाहेंगे कि कब यहाँ क्रिकेट मैच स्टार्ट हो, हम लोग भी देख पाए कि जमशेदपुर में भी क्रिकेट हो, ऐसा पहल कब हो पाएगा? नहीं, शायद इसमें जानकारी की अभाव होगी। क्रिकेट से मेरा जुड़ाव बचपन से रहा। जी। मैं स्कूल और कॉलेज लाइफ में क्रिकेट खेलता था, और पलामू में काफी लीग खेला, फिर हेमंत ट्रॉफी के मैच भी खेले। जी। उसके बाद मैं छात्र राजनीति और बाकी में आने के कारण क्रिकेट तो छूट गया, लेकिन मैं फिर 2003-04 में झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन का लाइफ मेंबर बना, और अभी मैनेजिंग कमेटी का मेंबर्स हूं। जहां तक क्रिकेट कम होने की बात है, तो ये जानकारी की अभाव में लग रहा है, क्योंकि बोर्ड मैचेज हम उसको कहते हैं जो बीसीसीआई के द्वारा स्टेट को दिया जाता है। जैसे अंडर 19 का बोर्ड मैचेज हुआ, अंडर 14 हुआ, अंडर 16 हुआ, वुमेन्स का हुआ, रणजी ट्रॉफी हुआ, दिलीप ट्रॉफी हुआ, ईरानी ट्रॉफी हुआ, ऐसे जो मैचेज, तो बोर्ड मैचेज की संख्या झारखंड में गत वर्ष 70 से ऊपर थी। और आपके जमशेदपुर में 2 या 3 तो रणजी ट्रॉफी के मैच हुए थे। लेकिन क्या है कि T20, वनडे और टेस्ट जब होता है, तो उसी से हमको लगता है कि मैच हो रहा है। और दुर्भाग्य से किनन स्टेडियम की स्थिति ऐसी रही, और बाद में नियम कानून बदलते रहे, और ग्राउंड का साइज ऐसा है कि अब इंटरनेशनल मैच हो पाना यहाँ मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ रोड है और उधर भी उसका विस्तार नहीं हो सकता है। तो जब तक उसकी बाउंड्री नहीं बढ़ेगी, इंटरनेशनल मैच नहीं होंगे। लेकिन रणजी ट्रॉफी के मैच, फर्स्ट क्लास मैचेस हर वर्ष होते हैं। इस साल भी कम से कम 3-4-5 मैचेस तो यहाँ होंगे ही होंगे, और यहाँ 4-5 ग्राउंडों में अपने मैच होते हैं। वहाँ निर्मल महतो स्टेडियम से, कोऑपरेटिव कॉलेज है, टेल्को है, और किनन है। और गत वर्ष, इस वर्ष का भी, अभी मैं टूर्नामेंट कमेटी में भी हूँ, तो अंडर 14 के 62 मैच हैं, अंडर 16 के 62 मैच हैं, अंडर 19 के भी ध्यान नहीं है, लेकिन 30 मैच होंगे। ये तो इंटरनल कह रहे हैं। अब इसमें से सिलेक्शन के बाद स्टेट की टीम बनती है, तो फिर बोर्ड मैचेज होंगे, वो भी इस साल भी 60-70 से कम नहीं होंगे। और झारखंड में अभी देखिए T20 और वनडे तो काफी स्टेडियम्स हैं, लेकिन टेस्ट मैच के स्टेडियम आज भी कम है। सौभाग्य से आपके झारखंड में टेस्ट मैच स्टेडियम भी है। 23 से 27 फरवरी इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच भी अभी फिर मिला झारखंड को। क्रिकेट में पहले जितना मिलता था, अब जिले स्तर पर उससे बेहतर, अगर किसी जिले के पास ग्राउंड उपलब्ध है तो उसको डेवलप करने में हम मदद कर रहे हैं, उनको किट्स देने का काम करते हैं, अंपायर, स्कोरर, ऐसे लोगों की परीक्षा देके उनकी ग्रेडिंग बनाना, उनको कुछ आर्थिक सपोर्ट करना, ये सारे काम क्रिकेट में चल रहे हैं। और अभी हम लोगों ने थोड़ा सा और मेहनत किया है कि झारखंड में बाहर के बच्चे भी आकर रजिस्ट्रेशन नहीं करा के भी, अचानक करा के भी घुसते थे, उसको भी हमने सख्त किया है हम लोगों ने कि झारखंड की प्रतिभा ही निखरे। अभी भी देखिए आईपीएल में भी 3 खिलाड़ी गए। जी। इंटरनेशनल मैचेज में भी आपके 2-3 लोग दस्तक देते रहते हैं। तो झारखंड के क्रिकेट का भविष्य मुझे लगता है कि काफी उज्जवल है, और आने वाले दिनों में एक और इंटरनेशनल स्टेडियम हम बोकारो में प्रयास कर रहे हैं। जमीन हो गई है, सब कुछ हो गया है, अगर सब ठीक ठाक रहा तो इस वर्ष उसका शिलान्यास होगा और एक और इंटरनेशनल। चलिए ऑल द बेस्ट। हम लोग को देखने को मिले ये बहुत अच्छी। सर एक पर्सनल क्वेश्चन, इतने चीजों में भूमिका आप निभा रहे हैं, इतना बिजी शेड्यूल है, फैमिली को कैसे टाइम दे पाते हैं, कैसे मैनेज हो पाता है फैमिली लाइफ? देखिए, दुनिया में कुछ न कुछ तो छूटेगा, और सार्वजनिक जीवन में आप काम करते हैं,
तो परिवार के सपोर्ट के बिना आप नहीं कर सकते। इसलिए कि एक आम जीवन आप जीते हैं तो उसमें आप बच्चों के साथ, परिवार के साथ जितना समय देते हैं और जितना देना चाहिए वो सार्वजनिक जीवन में हम नहीं दे पाते। लेकिन क्या है कि जब लार्जर इंटरेस्ट की बात करते हैं, दीनदयाल जी भी कहते हैं कि व्यक्ति, परिवार के लिए व्यक्ति को अपना त्याग करना चाहिए, समाज के लिए परिवार को त्याग करना चाहिए और राष्ट्र के लिए समाज को त्याग करना चाहिए और मानवता के लिए राष्ट्र के बंधन को भी पार करना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से है कि वो कहीं ना कहीं तो हैम्पर होता है, लेकिन उसका एक दूसरा सुखद परिणाम होता है कि जो ही आप एक परिवार से दायरे को बढ़ाते हैं तो आपको समाज में हजारों परिवार मिलता है जहां से कि आपको स्नेह मिलती है, ऊर्जा मिलती है काम करने के लिए और आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं। और जहां तक संगठनों की बात है तो विवेकानंद जी ने एक चीज कहा था कि जो व्यक्ति 5 काम कर रहा है उसे छठा काम आप करने को कहो और अगर वो स्वीकार लेता है तो तय मानो कि कर लेगा, लेकिन जो बैठा हुआ है उसको अगर आपके एक काम कहिएगा तो 100 बहाने निकल आएंगे क्योंकि उसको काम करने की आदत नहीं। तो जब आप काम करते हैं तो समाज से, ईश्वर से और लोगों के प्यार से ये एनर्जी मिलती है और परिवार के सपोर्ट से कि आप विभिन्न मंचों पर विभिन्न संगठनों का काम कर सकते हैं। चलिए सर, अंतिम क्वेश्चन। आज यूथ में, बच्चों में होड़ लगी हुई कि हम यहाँ नौकरी करें, वहां नौकरी करें, इसका तैयारी करें, उसका तैयारी करें। आप भी जॉब कर सकते थे लेकिन आपने चुना कि चलो कुछ समाज सुधार किया जाए, कुछ और अपना स्टार्टअप किया जाए, इस पे आप लगे रहे। अपना स्टार्टअप करना, जॉब करना, क्या बेटर समझते हैं आप? यंग जनरेशन को कहाँ जाना चाहिए? देखिए, स्वावलंबन हमेशा बेहतर है जी, क्योंकि स्वावलंबन में आपकी स्वतंत्रता रहती है। दूसरा, स्वावलंबन में आपकी लिमिट इनफाइनाइट है। दुनिया में एक नहीं हजारों एग्जाम्पल हैं कि 100 रुपए से शुरू करके आज 500 करोड़ के लोग हैं। 5000 से आप, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन निरमा से लेके, लिज्जत से लेके, पापड़ वाली से लेके, विप्रो से लेके, जितने की आप स्टोरी देखें, धीरू भाई अंबानी से लेके, सबकी जर्नी जो शुरू हुई है। लेकिन और दूसरा क्या है कि एक तो लिमिट आपकी इनफाइनाइट है, दूसरा है कि जैसे जैसे आपका विस्तार होता है आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड कर पाते हैं। जबकि आप एक जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी इनहांस हो सकती है, पद इनहांस हो सकती है, लेकिन वो केवल और केवल आपके व्यक्तिगत हित की होती है। दूसरा है कि देश का जो माहौल है, अब जहां 5 ही रुपए है और 500 लोग एक एक रुपए के लिए दौड़ रहे हैं तो 495 को तो नहीं मिलना, ये तय है। तो केंद्र सरकार, स्टेट सरकार, पीएसयू के जॉब को आप मिला लें और बिग जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है भारत के 7-8% बिग कॉर्पोरेट, उनके जॉब को मिला लें तो भारत के टोटल युवाओं में से 18-20 लोग को ही जॉब मिलेगा। तो 80 लोग जो 35 की उम्र में जाके सोचते हैं कि अब कुछ करें, तो उस समय करने का उनके पास साहस भी नहीं होता है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि स्वावलंबन की ओर जाना चाहिए। और इसमें कब जाना चाहिए, तो वारेन बफेट का आपने नाम सुना हो। जी जी जी। वारेन बफेट पिछले 20-25 वर्षों से टॉप 10 में रहते हैं जी। कभी 2, कभी 3, कभी 1। वारेन बफेट की बायोग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं 11 वर्ष की उम्र से कुछ न कुछ अर्न करने लगा था, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि मैं 2 साल पहले से कुछ अर्न कर सकता हूं। इसलिए आप किस स्टेटस में हैं, आपके मदर फादर कितना कमाते हैं, ये डजंट मैटर। आपको लर्न विथ अर्न, पढ़ाई के साथ साथ कुछ न कुछ कमाई का जो भाव है जी, और जब जो कमाई करता है उसके अंदर एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। इसलिए मैं तो युवाओं से यही कहूंगा कि उपलब्धता के लिहाज से भी, और 20 साल का व्यक्ति कुछ शुरू करता है, फेल हो जाता है 2 साल में, 23 साल में फिर हिम्मत करके दूसरा काम करेगा जी। फिर फेल होता है 26 साल में, फिर हिम्मत करके उठेगा,
फिर फील होता है 30 साल में फिर हिम्मत करके उठेगा। लेकिन अब 38 साल में सब कंपटीशन का एज 40 में खत्म हो गया, शादी वादी हो गई, 2 बच्चा हो गया, और रिस्क ले सकता है क्या? ना ना ना, वहां तो दिक्कत आ जाएगी। तो एंटरप्रेन्योर्स बनो। जी और मेरा कहना है कि पढ़ाई के साथ एक ट्यूशन ही कर सकते हो, किसी जगह जाके 2 घंटा काम कर सकते हो। ये मत देखो कि तुम्हारे पिताजी किस स्टेटस में है, किस कंपनी के मालिक हैं, जी क्या है। तो यूथ को हमेशा लर्न विथ अर्न और स्वावलंबन की ओर बढ़ना चाहिए। उसको जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बनना चाहिए, ताकि स्वयं के इनफाइनाइट लिमिट के साथ साथ देश की इकोनॉमी को भी विकसित कर सके और देश को भी। और आज अपॉर्चुनिटी है, जी आज विभिन्न प्रकार की स्कीमें, इंक्यूबेशन सेंटर, स्टार्टअप सेंटर्स, ये मार्गदर्शन के लिए भी खड़ी हैं और सपोर्ट्स के लिए। बहुत अच्छा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। हमको उम्मीद है कि न सिर्फ युवा वर्ग को, महिलाओं को, और जो अभी नया कुछ करना चाह रहे हैं, खादी से जुड़ना चाह रहे हैं, स्वदेशी से जुड़ना चाहते हैं, वो भी जुड़ के आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ जानकारी लेना है तो मनोज सर अवेलेबल रहेंगे, उनको जरूर जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो सर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे मनोज सिंह जी, जो कि बताएं कि आज भी युवाओं, महिलाओं के लिए रोजगार कितनी संसाधन उपलब्ध है, कितनी जगह है जहां से आप रोजगार खुद से जनरेट कर सकते हैं, खुद स्वावलंबी बन सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़िए। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही पर्सनालिटियों से आपको लगातार मिलवाता रहूँगा और रूबरू करवाता रहूँगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ दोस्तों, पसंद आए तो शेयर करना न भूलिए। थैंक यू।